डियर स्टूडेंट्स, प्योर अप्लाइड ग्रामर पर बेस्ड मैं आज एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बचपन से लेकर अभी तक आपके लिए टेंशन का कारण रहा है। जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं वो है टेंस। तो आइए आज हम लोग जानते हैं टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस से ही वर्ड बना है टेंशन, और वाकई में टेंस जो है टेंशन का चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि टेंस आखिर होता क्या है। बचपन से लेकर अभी तक आप अनेक बार ट्रांसलेशन में टेंस पढ़ चुके होंगे, टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, लेकिन बैंक एसएससी या अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो इसके पीछे कारण क्या है? जिस तरीके से बुक में आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो प्योर अप्लाइड ग्रामर पर बेस्ड नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो टेंस टेंस को हिंदी में आप काल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए, टेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ के पढ़ना होगा कि आपको अंग्रेजी आता ही नहीं है, आप हिंदी भाषी हैं, या आप ये समझिए कि आपको ना हिंदी आता है अच्छा से, ना इंग्लिश आता है, फिर भी आपको टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है बैंक वाले एग्जाम में। तो टेंस आखिर होता क्या है? सबसे पहले हम बात करें टेंस के डेफिनेशन का। तो टेंस क्या होता है? तो टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। आपको पता होना चाहिए जब भी डेफिनेशन में बात हो कि टेंस जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि टेंस केवल मेन वर्ब के फॉर्म को ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब है यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, टेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब का भी रूप हो सकता है और मेन वर्ब का भी रूप हो सकता है। एक बात और मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, किसी सेंटेंस को हम लोग टेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस में वर्ब का जो फॉर्म यूज हो रहा है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। गॉट इट? टेंस क्या बताता है, क्या डिनोट करता है? तो एक तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिनोट करता है टेंस। दूसरा, टेंस हमारा क्या बताता है? टाइम को बताता है। एंड और क्या बताता है? स्टेट को बताता है। तो बात रहा कि किसके टाइम को बताता है, किसके समय को बताता है, और स्टेट मतलब यहाँ अवस्था होगा, ये किसके अवस्था को बताता है। तो आपको याद रखना होगा, टेंस जो है ये टाइम को बताता है और स्टेट को भी बताता है। किसका टाइम? एक्शन का टाइम, काम का समय। काम प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में होगा, ये सारा कुछ बताता है हमारा टेंस। तो टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब है और टेंस टाइम को भी डिनोट करता है। किसका टाइम? तो टाइम ऑफ एन एक्शन को डिनोट करता है। किसका अवस्था? तो स्टेट ऑफ एन एक्शन को का बोध कराता है। स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब हुआ काम का अवस्था, वर्ब का अवस्था। अच्छा, अवस्था जो वर्ड है, जो डेफिनेशन में बुक में लिखा होता है, ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं बता देना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब हुआ काम का अवस्था। काम का मतलब है वेदर इट इज गोइंग ऑन और इट हैज बीन फिनिश्ड। काम समाप्त हो गया है या जारी है, इसको हम लोग अवस्था से डिनोट करते हैं। तो टेंस क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। और टेंस क्या डिनोट करता है? टाइम को और अवस्था को। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में कभी भी व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जो है प्योर अप्लाइड ग्रामर पर कमांड करना पड़ेगा। सीटेट के बहुत सारे विद्यार्थी, बैंक के बहुत सारे विद्यार्थी, तो और एसएससी के बहुत सारे विद्यार्थी जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस चीज को जानना जरूरी है। ये तो रहा टेंस आखिर होता क्या है। बात मैं करूंगा काइंड्स ऑफ टेंस का। टेंस के कितने काइंड्स हैं? टेंस के कितने काइंड्स हैं? तो आपको पता है टेंस के 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब हुआ क्रिया का रूप। क्रिया के जिस रूप से प्रेजेंट वाले समय का पता चलता है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से पास्ट वाले समय का पता चलता है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। और क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट टेंस का भी 4 फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस का कौन कौन सा फॉर्म है? 4 फॉर्म। तो इसको याद करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको इस तरह से बताता हूं। अभी आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग नहीं हो पाया है, तो हम कह सकते हैं कि आप जो है इस सब्जेक्ट में इनडेफिनिट वाले पोजीशन पे हैं। इनडेफिनिट है। आप डेफिनेट तब हो जाएंगे जब आप इंग्लिश में कमांड कर लेंगे, प्योर अप्लाइड ग्रामर में कमांड कर लेंगे, करेक्शन बनाना शुरू कर देंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीख जाएंगे। तो जब आप इंग्लिश में इनडेफिनिट हैं तो आपको कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा, और जैसे आप कंटिन्यूअस क्लास करने लगेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट बनने से काम नहीं होता है। परफेक्ट बनने के बाद भी आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी 4 फॉर्म कौन कौन सा?
तो यहाँ पास्ट लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअस को भी दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारा नाम जानने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एक मैं बात बता दूं कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको हम ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अंग्रेज के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको हिंदी का ट्रांसलेशन सिखा के अंग्रेजी नहीं बताया जाता, इंग्लिश टू इंग्लिश वो सीखने का कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए भी लाया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले, टेंस को सीखने के पहले, इसके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के पहले इसके कुछ बेसिक को भी जानना बहुत जरूरी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। जैसा कि डेफिनेशन में मैं बताया कि टेंस जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तो वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का भी फॉर्म हो सकता है, मेन वर्ब का भी फॉर्म हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ बी का फॉर्म लिखेंगे। बी का जो है सेकंड फॉर्म वो है वॉज या तो वर, थर्ड फॉर्म है बीन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो वॉइस में भी आपको मदद होने वाला है। और वॉइस जो है किताब में 100 मोर देन 100 रूल्स आपको पढ़ना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स वो पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो वॉइस भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले टेस्ट कर लेते हैं। फोर्थ फॉर्म क्या है? बीइंग। ऑलवेज याद रखना कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होगा वो आईएनजी उसमें होता है, और ये बी का बी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि बी में ही इज, एम और आर आता है। क्या आता है? इज, एम और आर आता है। तो इज का भी सेकंड फॉर्म वॉज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बीन, और इज का फोर्थ फॉर्म भी बीइंग हो जाएगा, और इज का फिफ्थ फॉर्म भी इज होगा। तो V5 जो होता है इज, एम, आर का, वो वही होता है जो V1 होता है। अब जैसे मेन वर्ब की बात करें, अच्छा इसमें एक चीज और जानिए, हैज और हैव का फॉर्म। इससे भी क्वेश्चन आप देखे होंगे टेंस में था, आई एम हैविंग ए कार, जो कि गलत है, आई हैव ए कार। सी इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, तो सी हैज मेनी फ्रेंड्स। इस तरह का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम इस कॉन्सेप्ट से आगे सीखेंगे, लेकिन ये पहले आप जानिए। हैज का सेकेंड फॉर्म हैड है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड का। ये हैज का हैड और हैव का भी हैड। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो हैविंग, हैजिंग का भी कोई वर्ड नहीं हो सकता है। हैज का फोर्थ फॉर्म भी हैविंग और हैव का फोर्थ फॉर्म भी हैविंग। और V5 जो है यहाँ पर वो मेरा हैज और हैव है। और मेन वर्ब का एक रूप में लिख के दिखाना चाहूंगा, ये राइट है, V2 रॉट हुआ, थर्ड फॉर्म कौन सा हुआ? रिटन, फोर्थ फॉर्म कौन सा है? राइटिंग। देखिए राइटिंग में डबल टी नहीं होता है, लेकिन रिटन में डबल टी होता है। और फिफ्थ फॉर्म जो है वो है राइट्स। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले बेसिक में एक चीज और जानना आपको जरूरी है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी रूप हो सकता है, मेन वर्ब का भी रूप। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितना होता है? 5 होता है। वर्ब का जो है 5 फॉर्म है, वो मैंने अभी यहाँ लिखा है। ये और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मैं जब एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा SSC मेंस का या तो बैंक PO वगैरह का, तो वहां पे ये सारा रूल अप्लाई होने वाला है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और जानना है, जो चीज बहुत जरूरी है, ये है V1 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब का होता है उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? बहुवचन। और फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। ये जो डू है, डी और डू, ये V1 है तो ये प्लूरल है। और डज बोलते हैं तो ये जो वर्ब का फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म है। इट अगर बोलते हैं तो इट मेरा प्लूरल है, इट्स मेरा सिंगुलर है। इट्स वेरी अमेजिंग टू सी, यहाँ देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि आप जब सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं तो सिंगुलर वर्ड में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन ऐसा नाउन में होता है। सो व्हेन वी ऐड एस और एस टू ए नाउन, इट विल चेंज इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म। नाउन में जब एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे काउ, काउ में एस हमने लगाया, काउज हो गया। डॉग में एस लगाया, डॉग्स हो गया। मैंगो में हमने एस लगाया, मैंगोस, तो वो प्लूरल हो गया मैंगोस। तो ये काउ, डॉग, मैंगो, ये क्या है? नाउन है। तो नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बनता है। लेकिन व्हेन वी ऐड एस और एस टू अ वर्ब, जब वर्ब में, किसी वर्ब में हम लोग एस लगाते हैं तो वो जो वर्ब होता है वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है आपको आगे बढ़ने के पहले, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज और जानना पड़ेगा आपको। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ आप लोग क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे या इट्स लगाएंगे? देखिए, ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर। इसमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है? तो एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है। ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? इट ना लगा के इट्स लगाएंगे। लेकिन बात करें अगर दे का, तो अगर दे प्ले है और यहाँ पे हमारा प्लेज है, तो दे क्या है? हमारा प्लूरल है। और जब दे प्लूरल है तो इसमें वर्ब भी प्लूरल होगा। प्ले जो है ये हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ आप क्या लगाएंगे? प्ले लगाएंगे या प्लीज? तो हम लोग दे के साथ प्ले लगाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे हम ये कहें, जैसे सी है, सी के साथ डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, डू होगा या डज होगा, तो यहाँ पे आप इजिली डिसाइड कर सकते हैं कि शी जो है हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब डज होगा, डू नहीं हो सकता। उसी तरह वी है, तो वी हमारा प्लूरल है, तो डू या डज इसमें क्या लगाएंगे? डू नॉट, डज नॉट क्या लगाएंगे इसमें? तो आपका जवाब होना चाहिए, चूंकि वी प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा, और बिना एस ई एस वाला वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए वी के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ ट्रांसलेशन बनाना नहीं रहता है, आपको एरर बनाना रहता है, सेंटेंस करेक्शन करना रहता है। और अभी एग्जाम का जो लेवल है, पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं बैंक एसएससी में, उसका लेवल जो इंग्लिश का बहुत हाई हो चुका है। तो उस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको जरूरी होता है सीखना और पढ़ना, जो कि आपको बुक में नहीं मिल पाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल्स में। आपने टेंस का बेसिक और फंडामेंटल अभी सीख चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग बात करेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे एरर बहुत आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सारे आते हैं, गैप फिलर्स भी बहुत सारे आते हैं। आप देखते होंगे आजकल एक क्वेश्चन आता है होगा, ही इज बिलोंगिंग टू, तो ही इज बिलोंगिंग ना होकर ही बिलोंग्स होता है। आई एम हैविंग अ कार ना होकर आई हैव अ कार होता है। आई एम रिमेम्बरिंग करके क्वेश्चन आने लगा, आई रिमेम्बर होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सारा जुड़ा हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इंग्लिश इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि अगर आप हिंदी नहीं भी जानते हैं फिर भी इंग्लिश टू इंग्लिश सारा कुछ सीख लेंगे। जैसे अंग्रेज के बच्चे को एप्पल मतलब सेब नहीं पढ़ाया जाता, एप्पल तो एप्पल का फिगर जान जाते हैं ये एप्पल है, वो ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ हियर अप्लाइड ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? डियर स्टूडेंट, जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सर्वविदित सच्चाई, वैसा सच्चाई जिस सच्चाई को पूरी दुनिया मानती है। जैसे 2 और 2 4 बनाता है, 2 2 4 होता है। सूरज, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूरज पूरब से उगता है। तो ये सारा चीज जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया वालों के लिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, और अदर कंट्रीज के लिए वेस्ट से निकलता है, ऐसा नहीं है। अर्थ जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो इसका मतलब है वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, सारे लोग ये चीज पर बिलीव करते हैं और जानते हैं। 5 और 6 11 होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए 11 होता है और दूसरे के देश के लिए 15 हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? आपको फीलिंग देखना होगा, भाव देखना होगा कि आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड जो भी चीज होगा उसको हम लोग कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। एक चीज और, कोई भी काम जो डेली आप करते हैं, डेली वाला जो एक्शन है, एवरीडे वाला एक्शन जो है, या कोई भी काम जो रूटीन के अनुसार करते हैं, रूटीन वर्क है। जैसे मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आप बोलेंगे मैं दोपहर 3 बजे खेलने जाता हूँ। इस तरह की जो चीज है, ये मैं प्रत्येक सोमवार को बाजार जाता हूँ, मैं प्रत्येक रविवार को पार्क जाता हूँ। तो इस
तरह का जो चीज़ है, रूटीन वाली जो चीज़ है, शेड्यूल वाली जो चीज़ है, शेड्यूल के अनुसार जो काम आप कर रहे हैं, तो ये इस तरह का जो एक्शन होगा, इस तरह का जो वर्क होगा, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये सारे रूल से क्वेश्चन ना आके यहाँ से आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ ये है क्या, तो कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन वो काम जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो है फ्यूचर वर्क, फ्यूचर एक्शन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है, एग्जाम में आता है। मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूचर एक्शन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, फ्यूचर में होने वाला काम जो पब्लिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के लिए महत्व रखता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का चीज है। उस तरह पब्लिक इंपॉर्टेंस का मतलब एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, और पब्लिक में बूढ़े बच्चे सारे लोग आ जाते हैं। जैसे सोमवार को स्कूल खुलेगी, द स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे बोलते हैं, विल रीओपन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल जो खुलेगी तो वो बहुत सारे टीचर को प्रभावित करेंगे, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस रखता है। इसलिए इस तरह का जो चीज होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आइए मैं सबका एग्जांपल देता हूं और कोशिश करता हूं कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो इस टेंस से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। इसका एडवांस जो रूल है वो भी मैं बताने वाला, एडवांस क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूं। मैं खास करके मेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए, पीओ लेवल को ध्यान में रखते हुए ये सारा कॉन्सेप्ट परोस रहा हूँ। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले काम में। जैसे मान लेता हूं मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा एक चीज और, अगर आप रोज बाजार जाते हैं तो आप कभी ये मत बोलिए कि मैं रोज शाम को बाजार जा रहा हूं। अगर ऐसा हिंदी बोल रहे तो ये हिंदी सेंटेंस भी आपका ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार गलत है। जो काम रोज होता है उसमें आप ता है तीहे लगा के बोलिए, मैं रोज 5 बजे बाजार जाता हूँ। आप सुबह में 7 बजे उठते हैं तो मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको बोलना पड़ेगा मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। अच्छा 2 और 2 4 बना रहा है, अगर आप हिंदी में ऐसा बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि 2 और 2 4 जो है बनाना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो चीज है पूरा वर्ल्ड के लिए सही बात है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम बोलेंगे 2 और 2 4 बनाता है। अगर आप बोलेंगे क्या सूरज पूरब से उग रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, दिखा के किसी को बोले देखो सूरज पूरब से उग रहा है, उस समय आप बोल सकते हैं सी लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, आप उस समय बोल सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, द सन मूव्स राउंड द सन का मतलब क्या हुआ, द सन मूव्स राउंड द सन, इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। सेंटेंस में लिखता हूं द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आपने ग्रामर में सीखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए द अर्थ इज मूविंग, ना होके अर्थ मूव्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और छोटा सा चीज जो मुझे इसके पहले बताना है, वो चीज को भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये एग्जांपल देना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात किए थे, तो इसका स्ट्रक्चर भी हमको जान लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 या अफर्मेटिव सेंटेंस का। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट जो है कभी भी नहीं बता सकता है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हो रहा है वो कौन सा टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो सेकेंडरी चीज है। हमारा जो स्ट्रक्चर का पता चलता है या सेंटेंस किस टेंस का है वो हमारा इससे ही पता चल पाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसमें हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट, और यहाँ V1। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 और V5 दोनों यूज होता है। V5 का मतलब एस वाला वर्ब, गोज, प्लेज, ईट्स, रन्स। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग V5 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है। डियर स्टूडेंट्स,
इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, WH सेंटेंसेस भी होता है। टेंस पूरा पढ़ाने के बाद मैं एक चार्ट बनाने वाला हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जो जिस चार्ट में WH सेंटेंसेस वगैरह सबका स्ट्रक्चर होगा। फिलहाल आपका जो एग्जाम में जो भी सेंटेंस आएंगे इससे आपका काम चल जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका स्ट्रक्चर है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ को इंग्लिश में लिखने के लिए जब भी आपको स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो आपका यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं फ्रीली आगे बढ़ सकता हूं, अच्छे से काम कर सकता हूं आपके लिए। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया, जैसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका और बोला जाए क्या ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये होना चाहिए। आप देखिए किसी भी सेंटेंस का अगर मीनिंग निकल जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस जो है ग्रामर के अनुसार सही है, ये ऐसा नहीं है। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कोई पैसेज आता है या कोई एरर आता है तो उसका हिंदी निकालने लगते हैं। इफ यू आर डूइंग सो इट इज अ रॉन्ग वे ऑफ फाइंडिंग आउट द एरर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है एरर निकालने का। अगर हम ये लिख दें कि 2 and 2 इज मेकिंग 4, 2 और 2 4 बना रहा है, तो 2 and 2 इज मेकिंग 4, 2 2 4 बना रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरा दुनिया जानती है कि 2 2 4 होता है। इसलिए आपका जो इंग्लिश होगा यहाँ 2 and 2 मैक्स 4 होगा, इज मेकिंग नहीं, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है और ये हो जाएगा मैक्स और ये हो जाएगा 4। ठीक है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रखना है कि 2 and 2 मैक्स यहाँ लिख रहे हैं, ये V5 है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ आपका सन सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने एस का इस्तेमाल किया है, राइजेज का इस्तेमाल किया है। राइजेज जो V5 है ये सिंगुलर है। अब यहाँ बोलेंगे 2 and 2 ये सिंगुलर है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, जो नंबर होते हैं उसको हम लोग सिंगुलर ही लेके चलते हैं। जैसे हम बोलेंगे व्हाट इज 10, 10 क्या होता है, तो आप 10 आर ए नंबर नहीं बोल सकते, 10 इज ए नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज 20, 20 जो है प्लुरल नंबर है को दिखा रहा है, लेकिन 20 इज ए नंबर बोलते हैं आप, ये नहीं बोलते हैं 20 आर नंबर्स, ऐसा आप नहीं बोलते हैं। उसी तरह जितना भी नंबर वगैरह होता है उसको हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको जानना है, वो जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में बहुत बार वो क्वेश्चन आता है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जरा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो क्वेश्चन क्या है जो आया हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ और उसको भी बताता हूँ एक चीज। ये चलिए, तो मैं इसको पहले मिटाना चाहती हूँ। अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखिए यहाँ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगाना है। चूंकि अर्थ सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ वर्ब लगाएंगे मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ राउंड भी लिखा हुआ है, राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। ये तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। एक चीज और समझिए, इस तरह का चीज एग्जाम में आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ध्यान रखना है। अभी हम आपको ये भी बता रहे थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल है वो क्या था कि फ्यूचर का कोई एक्शन, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है और वो पब्लिक इम्पोर्टेंस रखता है, पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स एसएससी में आया हुआ था, उसको मैं बताना चाहूँगा। द स्कूल यहाँ लिखा हुआ है, ब्लैंक है, और ऑन मंडे यहाँ लिखा है मंडे, और यहाँ पर ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में विल रीओपन, स्कूल खुलेगा, बी रीओपन्स,
सी। यहाँ ओपन क्यों नहीं लिख रहे हैं? ओपन लिखने का मतलब होगा स्कूल फर्स्ट टाइम खुल रहा है, लेकिन स्कूल लॉन्च हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है, स्कूल गर्मी छुट्टी में बंद होता है, हर एक गर्मी छुट्टी में बंद होता है, उसके बाद खुलता है, तो वहाँ ओपन ना लगा के रीओपन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीओपन का मतलब, लेकिन हिंदी रीओपन मतलब फिर से खुलेगी नहीं, बल्कि खुलेगी ही, वहाँ हिंदी करना पड़ता है। द स्कूल विल रीओपन, रीओपन्स, और यहाँ है रीओपनिंग, और एक है इज रीओपनिंग। तो देखिए इसमें सुटेबल कौन है? लोग सोचते हैं क्या, अगर यहाँ मैं नेक्स्ट मंडे भी लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार को, अगले सोमवार मतलब सोमवार अभी आया नहीं, फ्यूचर में जो आने वाला सोमवार है उस समय स्कूल खुलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्या भरेंगे? तो आप सोचेंगे कि विल रीओपन होगा क्योंकि फ्यूचर में खुलने वाले, लेकिन मैं आपको बताया अभी कि कोई भी चीज़ जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित होंगे, बहुत सारे टीचर प्रभावित होंगे, उनका हित उससे जुड़ा हुआ है, वेलफेयर जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे पेरेंट्स का आना जाना स्कूल में हो जाएगा खुलने के बाद। तो एक बड़े से वर्ग को जब प्रभावित करता है कोई एक्शन, तो वो एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर रीओपनिंग, रीओपन्स या विल रीओपन, ये सब ना होके केवल रीओपन्स होगा ना। तो द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट मंडे। जैसे बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल विजिट, एक सेंटेंस है, विल विजिट पटना, या विल विजिट पटना टुमारो, टुमारो, टुमारो कल, यानी भारत के प्रधानमंत्री कल पटना विजिट करेंगे। उनका विजिट करना तय है, विजिट वो करेंगे फ्यूचर में, और जब विजिट करेंगे तो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का चीज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर विल विजिट ना लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एरर है, अंडरलाइन है और हम आपको सुधारने बोले तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, विल विजिट की जगह विजिट में एस लगाएंगे। पीएम ऑफ इंडिया सिंगुलर है, एक आदमी विजिट करता है, तो वर्ब होगा V5 विजिट्स। अगर ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है, और या तो एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, ये पोर्शन है सी, और एक पोर्शन है डी जिसमें लिखा हुआ है नो एरर, इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस देन योर ऑप्शन विल बी डी, बट इफ देयर इज एनी एरर, लेकिन अगर कोई एरर हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर देखेंगे किस पोर्शन में गड़बड़ी, ए में, बी में, सी में, तो हम जानते हैं बी में गड़बड़ी, आंसर होगा बी। बी में अगर सुधार कर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, विल विजिट ना लिखे विजिट, बिल्कुल गलत हो जाएगा विजिट, विजिट में एस लगाएंगे। तो द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स पटना टुमारो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, अगले दिन फिर मैं आने वाला हूँ, कृपया आप शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है कैलाश सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूँगा अपने जॉब से जब हमें टाइम मिले, ऑफिस बंद हो, तो मैं कुछ वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।